So hey everyone, welcome back and if you are new to this channel, hit the bell icon button. तो चलिए शुरू करते हैं. टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट CSS सिंटैक्स. हमने CSS इंट्रोडक्शन पे वीडियो डाली है एंड आप जाके उसे देख सकते हैं इफ वन CSS. ठीक है, अगर आपको CSS नहीं आती है, HTML आपने सीख लिया. अदरवाइज हमने HTML पे पूरी कंप्लीट सीरीज क्रिएट रिकॉर्ड कर रखी है, आप जाके देख सकते हैं अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. तो चलिए यहाँ पे से पहले देख लेते हैं. एंड इफ़ यू आर अ फ्रंट एंड और अ बैक एंड डेवलपर, जिसे मर्ज प्रैक्टिस करनी है या फिर फ्रंट एंड मतलब फ्रंट एंड प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, तो मैं इस पर कंप्लीट मतलब ये लाने वाला लाइव सेशन लाएंगे जिसमें हम फ्रंट एंड बैक एंड को मास्टर कर रहे होंगे. सो आप एक बार इस वीडियो को देख सकते हैं किस तरीके से क्या करना है. ठीक है, अगर आपको कोई स्किल मास्टर करनी है, ठीक है, आप इस वीडियो को एक बार देख सकते हैं कंप्लीट. तो हम इसे क्या करते हैं, पहले तो हम इसे कम्प्लीटली कट कर लेते हैं जितने भी हमारे यहाँ पे हमने लिखा. ठीक है, इन्हें डिलीट कर लेते हैं एंड सेम दिस डिलीट एंड यहाँ पे आके इसे थोड़ा सा दूर कर लेते हैं एंड ताकि हम एक साथ बहुत कट कर पाएँ. ठीक है, तो डिलीट डिलीट डिलीट. ठीक है, तो चलिए CSS के बारे में बात करते हैं. डिलीट CSS को हम अपने HTML में तीन तरीक़ों से हम CSS को यहाँ पे लिख सकते हैं, तीन तरीके से. जिसमें फर्स्ट होता है, इसे थोड़ा सा तो ये वेट कम है, जिसमें से ये हमने देख लिया एंड कंट्रोल जेड. पहले हम कर्सर को लेते हैं, इसे यहाँ पे लाएंगे. ठीक है, तो तीन तरीके होते हैं जिसमें से फर्स्ट तीन तरीके होते हैं. ठीक है, जिसमें से फर्स्ट वन होता है आप अपनी CSS को डायरेक्टली HTML में लिख रहे हो स्टाइल टैग के अंदर. ठीक है, हमारे पास स्टाइल टैग होता है जिसके अंदर हम अपनी CSS को लिख सकते हैं. लेकिन यहाँ पे मैंने कस्टम स्टाइलिंग यूज़ कर रखी है, इसलिए मैंने रिमूव कर रखा है. तो हमारे पास साइड बार नेट बार रहते हैं यहाँ पे इसमें. ठीक है, इसलिए हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अदरवाइज हमें उसकी नीड है नहीं. दूसरा हमें चाहिए सेकंड. सेकंड हम क्या कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल मुझे ये पहले डिलीट करना है. ठीक है, सेकंड हमारे पास कंट्रोल जेड. आई डोंट नो इसका साइज भी इसने इतना बड़ा कर दिया. तो यहाँ पे फर्स्ट हम स्टाइल टैग का यूज़ कर सकते हैं. सेकंड हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करें, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं अपने HTML में हर एक एलिमेंट के अंदर. ठीक है, स्टाइल टैग अगर यूज़ करते हैं तो आप पूरे डॉक्यूमेंट को स्टाइल कर सकते हैं. ठीक है, इसके अंदर आप एक एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, जैसे आप सिलेक्ट करना चाहें, स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प से हम एक एक एलिमेंट को अपने स्टाइल कर रहे होते हैं. एंड थर्ड हमारे पास होता है हम लिंक करें अपने लिए स्टाइल शीट को. जैसे हमने HTML की एक अलग फाइल क्रिएट की है HTML की. ठीक है, इसी तरीके से हम एक CSS की अलग फाइल क्रिएट करेंगे, वहाँ पर कंप्लीट CSS लिख रहे होंगे, उससे फिर अपने HTML के साथ लिंक कर रहे होंगे. ठीक है, इसे लिंक पहले हम ये थर्ड प्रोसेस सीख लेते हैं मेनली, क्योंकि हम इसी को यूज़ कर रहे होते हैं. स्टाइल एट्रीब्यूट को में भी हमने देख रखा है स्टाइल, और जो हमारा ये होता है इसे हम अभी देख रहे होंगे. ठीक है, ये तीन तरीके होते हैं, तो इसके साथ हम कंटिन्यू करने वाले हैं. ठीक है, तो चले इसे पहले ये करके इसका वेट. ठीक है, ताकि इसका वेट कम करके यहाँ पे आ जाता है एंड ये रहा हमारा ये. ठीक है, तो यहाँ पे CSS लेक्चर 2 हमने ये डाल रखा. फर्स्ट हम लिंक कर रहे होते हैं. लिंक करने का तरीका क्या होता है, आप यहाँ पे लिंक इस वाले को यूज़ करते हो, इस टैग को हम यूज़ करते हैं जिसमें दो एट्रीब्यूट हमारे पास होते हैं, रिलेशनशिप एंड HRF में हम अपना एड्रेस बता देते हैं कि जो कि हमने एंकर टैग के अंदर देखा. तो हम यहाँ पे लिखते हैं style.css. एंड अगर आपकी सेम डायरेक्टरी में है, मतलब जिस फोल्डर के अंदर आपने index.html है उसी के अंदर CSS है, तो इसी तरीके से आ रहा होगा, जो कि मैंने आपको बता रखा है किस तरीके से हमारी डायरेक्टरीज यूज़ होती है. बट इफ़ यू हैव CSS फोल्डर इनसाइड इट हमारे CSS फाइल, तो हमें इस तरीके से नहीं लिखना होगा. हमें लेस CSS ये. ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपकी फाइल बहुत मतलब और पीछे है इस फाइल के मतलब पीछे, तो हम स्लैश पीछे जा रहे होते हैं, फिर स्लैश इस तरीके से. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बता रखा है. यहाँ पे हम रिलेशनशिप बता रहे होते हैं, इसका रिलेशनशिप क्या है, तो यहाँ पे स्टाइल से आ रहा होगा. अदरवाइज अगर आपको खुद से लिखना है तो हम इस तरीके से लिखते हैं, रिलेशन स्टाइल सीट एंड फिर यहाँ पे हमारा HRF आ जाता है. HRF के अंदर हम स्टाइल डॉट CSS लिखते हैं एंड फिर हम अपने लिंक टैग को यहाँ पे क्लोज कर रहे होते हैं विद दिस. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट होता है अपने CSS फाइल को लिंक करने का. तो ये रहेगा CSS फाइल, इस पर हम ओपन करेंगे क्रिएट फाइल नेम. हमें ये जो CSS फाइल हमने इसके अंदर डाली इसे हम बाहर निकाल लेंगे एंड इस CSS फोल्डर को अभी के लिए डिलीट कर देंगे.
जब हमारे पास बहुत सी फोल्डर होती हैं, मतलब हमारी CSS की बहुत सी फाइल है, हमारी जावास्क्रिप्ट की बहुत सी फाइल है, तो हमने एक फोल्डर में ले सकते हैं, ठीक है, बट अदरवाइज हमें अभी नीड नहीं है, ठीक है। तो इसे इस तरीके से हम इसे डायरेक्टली इस तरीके से ओपन कर लेंगे। इसके अंदर आप स्टाइलिंग लिख सकते हो, ठीक है। स्टाइलिंग किस तरीके लिखने हम बाद में देखेंगे। दूसरा तरीका होता है, फर्स्ट तरीका हमारा ये होता है, Ctrl+Z, यहाँ पे नीचे आएंगे, लिंकिंग, या फिर एक्सटर्नल CSS फाइल, ठीक है। इसे हम एक्सटर्नल CSS फाइल भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे CSS फाइल आ जाएगी। फर्स्ट हम यहाँ पे यूजिंग स्टाइल टैग एंड इसे हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट मेनली आपको यही यूज़ करनी चाहिए हर जगह, ठीक है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एंड यहाँ पे हम स्टाइल टैग का यूज़ भी कर सकते हैं। एंड एक चीज़ आपको याद रखनी है, टाइटल के बाद आपका लिंक टैग आएगा जो आपकी स्टाइल शीट के लिए, एंड हेड के अंदर आ रहा होगा जो आप जो भी CSS फाइल आप लिंक करेंगे हेड के अंदर आएगा, ठीक है। स्टाइल टैग का यूज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे स्टाइल, और इसके अंदर फिर आपकी स्टाइलिंग आ रही होगी, ठीक है। तो सेकेंड तरीका हमारे पास ये होता है। एंड थर्ड जहाँ पे हम इनलाइन CSS हम कहते हैं, ठीक है, इनलाइन CSS, यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके इसके अंदर स्टाइलिंग लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे एक्वा कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखें आप, डायरेक्ट चेंजेस भी यहाँ पे दिख रहा है। और इफ़ यू डोंट नो किस तरीके से होता है, आपको यहाँ पे लाइव प्रीव्यू, मतलब मेरा ये काम नहीं कर रहा है लाइव सर्वर, पता नहीं क्यों नहीं काम नहीं कर रहा है, बट इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आके अपनी फाइल पे यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको शो प्रीव्यू पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको कर लेना। एंड कलर के अंदर अगर आपको कुछ भी कलर देना है आप यहाँ पे रेड दे सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है लिखने का, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जिनका यूज़ हम कर सकते हैं। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है, अभी जब तक हम ये कंप्लीट सीरीज कर रहे होंगे, हो सकता है उस बीच में मैं मोस्टली केसेस में हो सकता है इसको यूज़ करूँ इनलाइन CSS, या फिर ना करूँ, पता नहीं, ठीक है, देखते हैं। बट आपको कभी भी मतलब इनलाइन CSS प्रेफर नहीं करनी जब आप प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्योंकि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, बाद में हम बता भी रहेंगे क्यों नहीं करना, ठीक है। तो इनलाइन CSS को हम बहुत कम केसेस में यूज़ करते हैं, जब कभी मतलब अर्जेंट हो जाता है किसी प्रोजेक्ट में, अदरवाइज हम अपनी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को ही मतलब मेन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम अपने स्टाइलिंग लिख रहे होते हैं। अब स्टाइलिंग का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले आपका यहाँ पे सिलेक्टर आ रहा होता है, ये मैं आपको बताऊँगा सिलेक्टर क्या होता है। सिलेक्टर आ रहा होता है, यहाँ पे आपका सिलेक्टर आता है, या फिर हम यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आपका सिलेक्टर आता है, फिर आपका ये डिक्लेरेशन ब्लॉक आ रहा होता है, ये ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा भी सकते हो, या ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कट कर सकते हैं सेमीकोलन, या फिर इसे भी एक बार कट करके दोबारा से। तो यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन ब्लॉक आ रहा होता है, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस हमारे आ रहे होते हैं, ठीक है। तो पहले आपका सिलेक्टर आ रहा होता है यहाँ पे। सिलेक्टर हम क्या होता है, सिलेक्टर होता है जिससे हम किसी एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, जिससे हम अपने एलिमेंट की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एलिमेंट की तरफ पॉइंट करेगा। पॉइंट में हम अपने एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि कौन सा एलिमेंट हमें स्टाइल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वो एलिमेंट लिखना है, और वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, H1 हो सकता है, एंड हमारा पैराग्राफ हो सकता है, एंड कुछ भी हो सकता है, हमारा एंकर लिंक, एंकर टैग्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे हमारे डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर हमारी डिक्लेरेशन आ रही होती है। डिक्लेरेशन में दो चीज़ें होती है, मतलब हमारी एक प्रॉपर्टी नेम आ रही होती है, हमारी प्रॉपर्टी, जैसे हमने अभी कलर प्रॉपर्टी का यूज़ किया था, इसी तरीके से CSS में हमारे पास आ सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज हैं जिनका हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी आ रही होती है, ठीक है, एंड फिर उसकी कुछ वैल्यू होती है, वो हम स्टाइल कर रहे होते हैं, मतलब इसकी प्रॉपर्टी, फिर हमारे पहले प्रॉपर्टी आती है आपका प्रॉपर्टी नेम, फिर यहाँ पे आपका कॉलन आ रहा होता है, फिर आपकी वैल्यू आती है, फिर हमारे लिए सेमी कॉलन आता है, ठीक है। तो हमारी एक डिक्लेरेशन ये हो जाती है। एंड इसी तरीके से आप इसके अंदर अगर मल्टीपल स्टाइल्स आते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, हमारा सिलेक्टर आता है, ये हमारा ये होता है ब्लॉक, डिक्लेरेशन ब्लॉक, जिसके अंदर हमारी सारी CSS आ रही होती है, सारी स्टाइलिंग एक एलिमेंट के लिए आ रही होती है। अब एक डिक्लेरेशन में क्या होता है, प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी आ रही होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर होते हैं, ये जैसे हमारी नेम
एंड वैल्यू पेयर होती है, ठीक है। जैसे एट्रीब्यूट में, ठीक है, हमारा एट्रीब्यूट का नेम आ रहा होता है, उसकी कुछ वैल्यू आ रही है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम आ रहा होता है, यहाँ पे उसकी कुछ वैल्यू आ रही होती है, फिर सेमीकोलन, एंड इन दो को हम अलग करते हैं कॉलन के साथ, ठीक है। इसी तरीके से आप मल्टीपल प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर को इसके अंदर लिख सकते हैं, जो आपका एक डिक्लेरेशन ब्लॉक है। एक डिक्लेरेशन नहीं हो जाएगी, सेकंड ये, थर्ड ये, इस तरीके से आपकी बहुत मल्टीपल डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर आ सकती है। सिलेक्टर हमारा एलिमेंट की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, हमें कौन सा एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे अब आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। अ CSS रूल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन ब्लॉक, ठीक है। CSS का सिंटेक्स क्या होता है, आपका सिलेक्टर आ रहा होता है, जैसे आपने यहाँ पे H1 लिखा हुआ है। डिक्लेरेशन हमारी आ रही होती है, प्रॉपर्टी है कलर एंड इसकी वैल्यू है ब्लू, ठीक है। फिर हमारी प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज, इसकी वैल्यू है 12 पिक्सल की, हमें फॉन्ट साइज जो चाहिए उसको बिगर करना है अपने पेज में, ठीक है। द सिलेक्टर पॉइंट्स टू HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। सेलेक्टर हमारा HTML एलिमेंट की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, जैसे हम स्टाइल करना चाहते हो। डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेंट्स वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। तो जो हमारा डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है उसके अंदर हमारी डिक्लेरेशन सारी होती है, जो वन एंड वो एक से ज़्यादा हो सकती है, एंड उन्हें हम सेपरेट कर रहे होते हैं सेमीकोलन से। हर एक डिक्लेरेशन इंक्लूड अ CSS प्रॉपर्टी नेम। तो हर एक डिक्लेरेशन के साथ CSS प्रॉपर्टी का नाम आ रहा होता है, उसकी कुछ वैल्यू आ रही होती है, एंड कॉलन से सेपरेटेड होते हैं, जो कि इनके बीच में कॉलन आ रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। मल्टीपल CSS डिक्लेरेशन आर सेपरेटेड विद सेमीकोलन। जो मल्टीपल डिक्लेरेशन होती है CSS की, वो सेमीकोलन के साथ सेपरेट होते हैं, जैसे यहाँ पे सेमीकोलन है, दूसरी प्रॉपर्टी के बाद सेमीकोलन है, एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक आर सराउंडेड बाय कर्ली ब्रेसेस। और जो हमारा डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है वो कर्ली ब्रेसेस से सराउंडेड होता है, ठीक है। तो इतना है। And example explained, P is the selector in CSS. It points to the HTML element you want to style P. जो हमारे पैराग्राफ टैग हैं इनको हमारा P सेलेक्ट करता है। कलर इज अ प्रॉपर्टी एंड रेड इज द प्रॉपर्टी वैल्यू। टेक्स्ट लाइन इज अ प्रॉपर्टी एंड सेंटर इज द प्रॉपर्टी वैल्यू। तो अब यहाँ पे आके हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे पेज में हमारे लिए भी H1 है, ठीक है। अब अगर हमें इस पर कुछ स्टाइल देने तो हम H1 लिखते हैं, अपने टैग का नेम हम लिख रहे होते हैं। हमें मतलब पूरा ये नहीं लिखना होता है, जैसे हमारे ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरीके से नहीं लिखना होता है, ठीक है। हमें सिर्फ अपने टैग नेम को यहाँ पे लिखना होता है, एंड फिर कर्ली ब्रेसेस आता है। इसके अंदर अब हमारी प्रॉपर्टीज आ रही होती है, ठीक है। बहुत सी प्रॉपर्टीज को हम सीख रहे होंगे ये CSS, कंप्लीट CSS के दौरान, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम बता रहे होते हैं कि हमें मतलब जो भी आपको चाहिए, अगर आपको इसका कलर चेंज करना है, अगर आपको इसको अपने पेज में दूसरी जगह अलाइन करना है, ठीक है। हो सकता है आपको इसके बाहर कोई बॉर्डर देनी है, ठीक है। हो सकता है आपको मतलब इसे मतलब कुछ पैडिंग मार्जिन देनी है कि ये सेंटर में आ जाए यहाँ पे, या फिर मतलब जो इसके अराउंड कोई दूसरा पैराग्राफ होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैराग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ है लॉरेम 10, ठीक है। कंट्रोल Z लॉरेम 10, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए इन दो के बीच में जो गैप है वो कम ज़्यादा होना चाहिए, तो वो आप CSS के साथ कम्प्लीटली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे अगर मैं इसको अभी कलर, ये हमारी प्रॉपर्टी है, फिर आपको कॉलर लिखना होता है, फिर इसके अंदर इतनी वैल्यूज़ हैं। VS कोड आपको खुद सजेस्ट कर देगा कि मतलब आप बहुत सी वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। बाद में हम कलर पे भी बहुत सी चीज़ें सीख रहे होंगे, बट यहाँ पे अगर मैं एक्वा को यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो इस कलर को हम यूज़ कर सकते हैं। आप देखते हैं हमारे टेक्स्ट का कलर यहाँ पे चेंज हो गया, तो इसे जाके आप यहाँ से, आपके पास ये भी आ जाता है यहाँ पे, जिससे आप चेंज कर सकते हैं आपको कौन सा कलर करना है। यहाँ पे इस तरीके से आप कलर पैनल भी आपके पास आ जाता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी ये कम कर सकते हैं, मतलब कि ये कितना कम इसकी वैल्यू होनी चाहिए, हमारे कलर की वैल्यू कितनी कम होनी चाहिए। यहाँ से कोई कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ग्रीन को सिलेक्ट, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने ब्लू को सिलेक्ट किया, यहाँ पे ब्लू आ गया है, ठीक है। बट जिस टाइम मैं इसे कम करूँगा इसकी वैल्यू आप देखेंगे घटती जाएगी, ठीक है। आप स्क्रीन पर अगर देख रहे हो तो इसकी ये कम होती जा रही है, इसकी ये शेड कम होती जा रही है, ठीक है। तो हमारे लिए इसकी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा कर देता है जितना आप इसे कम करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। एंड यहाँ पे RGB आ रहा है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम बाद में समझेंगे, लेकिन इस लेक्चर के लिए हमने समझ लिया H1 हमारा सारे H1 एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा जितने भी पेज में होंगे। अभी अगर मैं H1 के अंदर कहीं दूसरी जगह लिख दूँ लाइटनिंग, तो ठीक है, इस पर भी स्टाइलिंग अप्लाई होगी। तो अगर हमने H1 लिखा है तो पूरे पेज में जितने भी H1 एलिमेंट होंगे सब पे स्टाइलिंग अप्लाई होगी, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हमारे यहाँ पे डिक्लेरेशन, ठीक है, अभी के लिए हम मतलब ये कर रहे हैं। इस ऐसा नहीं है कि अगर आपने H1 लिख दिया तो ये सारे एलिमेंट्स को अभी के लिए पॉइंट कर रहा है सिर्फ, ठीक है। आप चाहें तो अगर आपको सिर्फ एक HTML एलिमेंट सेलेक्ट करना है, मतलब एक H1 सेलेक्ट करना है, वो भी पॉसिबल है, वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू आ गई। ये RGB क्या है इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, बाद में देख लेंगे। इस तरीके से अगर मुझे इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सेंटर में आ जाएंगे। आप देखें पेज के सेंटर में आ जाए। अभी अगर मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दूँ यहाँ पे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका पेज कितना बड़ा है कितना छोटा है उसके बेस पे सेंटर में आ रहा होगा, ये भी आपको देखना है, ठीक है। एंड इस तरीके से अगर इसकी वैल्यू आपके साथ, इसकी वैल्यू भी आपका और होती है,
एंड आपके पास क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आप यहाँ पे बी लिखते हो तो यहाँ पे आपके इतनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये भी CSS बता रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने मतलब मेनली VS कोड को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जब आप एज अ बिगिनर शुरू करते हो तो आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पे सजेशन भी मिल जाता है। बैकग्राउंड कलर अगर हमें एडिट करना है तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर अभी दिखेगा नहीं क्योंकि वाइट हो रहा है। अगर इसे रखें एंड या तो फिर इसे रखते हैं एंड ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा वाइट हो जाएगा, इसे हम ला सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं आप, एंड यहाँ पे आप इसे इस तरीके से मूव कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको चाहिए। आपको अगर थोड़ा ब्लैक साइड चाहिए तो आप इसे ये रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का मेन था, ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू आर न्यू दिस चैनल हिट दैट बेल आइकन।